हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने उन दोनों लड़कों को मार दिया था और उसके बाद वो दोनों की तलाशी लेता है और उन दोनों की तलाशी लेते हुए उसे वहाँ से एक सोल डिवोरिंग बीस्ट मिलता है जो कि किसी की भी सोल को ऑब्जर्व कर सकता था। फेंग उस बीस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और उसी के साथ वो काफी खुश भी हो गया था क्योंकि उसे एक बहुत ही खास ट्रेजर मिल गया था और उस ट्रेजर को अपने पास रखते हुए फेंग वहाँ से चला गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम फेंग को देखते हैं जो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ते हुए लियो जियान सेट की तरफ जा रहा था और वो जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैं पिछले कई सालों से वापस अपने घर नहीं गया, पता नहीं मेरे फादर कैसे होंगे। और तभी फेंग की नजर नीचे टैंग लोंग सिटी पे जाती है जिसे देखते हुए फेंग कहता है कि ये तो मेरी होम टाउन वाली जगह है और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार जाकर अपने फादर से मिल आऊं। और ये कहते हुए फेंग अपने होम टाउन की तरफ निकल गया था। अगले सीन में हम दो लड़कों को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या वो लड़का वाकई सिर्फ 6 साल का है पर वो कितना ज्यादा निर्दयी है। उसने हमें अपने ही मोटे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था, पर कुछ भी हो उसने हमें इस काम के लिए काफी मोटी रकम दी थी। और ये सारी बातें करते हुए वो दोनों मजे से वाइन पी रहे थे और तभी वहाँ पे शेन आ जाता है जो उन दोनों को देखते हुए कहता है कि अब इन दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए शेन उनमें से एक लड़के पे अटैक करके उसे वहीं मार देता है। और ये देखकर वो दूसरा लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था पर वो किसी तरह खुद पे काबू पाते हुए शेन पे अटैक करने की कोशिश करता है पर शेन उसे भी एक ही झटके में मार देता है। और उसके बाद शेन उन दोनों की डेड बॉडीज को देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी को यूज करने का वक्त आ गया है। और ये कहकर शेन अपनी ब्लैक पावर का यूज करते हुए उन दोनों की ब्लैक सोल्स को उनकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे जंगल में ब्लैक स्मोक फैल गया था। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी सोड लेकर जंगल में उसी तरफ आगे बढ़ रहा था पर तभी कोई उसे उस ब्लैक स्मोक में ही खत्म कर देता है। अब ये सब क्या था ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और आप लोगों को क्या लगता है, शेन एक अच्छा इंसान है या वो भी एक डेविल है? अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो टैंगलोंग सिटी की मार्केट में आया हुआ था। दरअसल फेंग यहाँ पे अपने फादर के लिए गिफ्ट लेने आया था और तभी वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि पी क्या पेस्ट्रीज मेरे फादर को बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, मुझे उनके लिए वही पेस्ट्रीज लेकर जानी चाहिए। और फेंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी कुछ घोड़सवार आदमी काफी तेजी से फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो फेंग को हिट करने ही वाले थे पर तभी वहाँ पे खड़ी एक लड़की उसे साइड हटने के लिए कहती है जिसकी वजह से फेंग टाइम रहते ही साइड पे हो गया था। और तभी फेंग की नजर उनमें से एक आदमी पे जाती है जो कि और कोई नहीं वही ज़ेंग था जो कुछ साल पहले उसके फादर को पीटने के लिए आया था। और ये याद आते ही फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वही ज़ेंग आगे बढ़ते हुए अपने साथियों के साथ उस लड़की को घेर लेता है और ज़ेंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे रिलेटिव्स को मार दिया है और अब तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं बचा, इसलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। इस तरह तुम मेरी फैमिली के एक मेंबर बन जाओगी और उसी के साथ तुम्हें एक नई फैमिली भी मिल जाएगी। और उसके बाद ज़ेंग अपनी तारीफ करते हुए उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर हूँ। वहीं अपनी फैमिली की डेथ के बारे में सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो गुस्सा करते हुए ज़ेंग से कहती है कि तुम घटिया लड़के कहीं के, तुमने मेरी फैमिली को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो ज़ेंग पे अटैक करने की कोशिश करती है पर वो लड़की एक नॉर्मल ह्यूमन थी, उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर्स नहीं थी। वो लड़की ज़ेंग पे अटैक करती ज़ेंग उससे पहले ही एक तलिस्मैन को उस लड़की की बॉडी पे लगा देता है और उस तलिस्मैन की वजह से वो लड़की पैरालाइज्ड हो गई थी, अब वो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं सकती थी। और ये देखकर ज़ेंग इवन स्माइल करते हुए उस लड़की के फेस पे हाथ फेरने लगता है पर तभी वो लड़की ज़ेंग के मुंह पे थूक देती है। और ये देखकर ज़ेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसी गुस्से वाली लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये कहकर वो उस लड़की को उठाते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहीं फेंग भी ये सब देख रहा था और वो ज़ेंग को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है कि ज़ेंग शाओ, अभी तक हमारा हिसाब क्लियर नहीं हुआ पर इस बार मैं तुम्हें मारकर अपना सारा हिसाब तुमसे क्लियर कर लूंगा। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो ज़ेंग शाओ का पीछा करते करते ज़ेंग फैमिली में पहुंच चुका था और तभी वहाँ पे एक इमोर्टल लेवल का कल्टीवेटर आता है जो कि ज़ेंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर था। और उसे देखते हुए ज़ेंग फैमिली का गार्ड चिल्लाते हुए बाकी सबको बताता है कि सेकंड यंग मास्टर इमोर्टल गेट से वापस लौट आए हैं। और उसके बाद वो गार्ड यंग मास्टर को लेकर अंदर चला जाता है और फेंग उस लड़के को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़का भी की गैदरिंग स्टेज पे है और मुझे लगता है ये मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है। अब पता नहीं इन पावर्स के साथ मैं इसे हरा भी पाऊंगा या नहीं, पर एक इमोर्टल कल्टीवेटर का माइंड क्लियर होता है, वो कभी भी खतरों से नहीं डरता, इसलिए आज मैं अपने फादर के रिवेंज लेके रहूंगा। और अगर एक बार मैंने इन दोनों को मार दिया तो फिर उसके बाद कोई भी मेरे फादर को परेशान नहीं करेगा। और तभी हम ज़ेंग को देखते हैं जो अपने फैमिली हाउस से बाहर आता है और उसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि आज वो उस लड़की को अपने साथ ले आया था। उसके बाद ज़ेंग उसी लड़की वाले रूम की तरफ बढ़ जाता है और उसके देखते हुए फेंग अपने मन में कहता है कि ज़ेंग शाओ, ये सब तुमने शुरू किया था और आज मैं भी तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेंग शाओ को देखते हैं जो उस लड़की वाले रूम में आ गया था। वहीं वो लड़की अभी भी बंधी हुई थी और वो ज़ेंग शाओ को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं ज़ेंग शाओ उस लड़की को देखते हुए इवल
स्माइल के साथ कहता है, तुम जानती हो ना आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो फिर तुमने वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी? पर कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और ये कहकर वो उस लड़की को छूने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो लड़की उसे एक किक मार देती है, जिससे ज़ेंग शाओ पीछे जा गिरता है। और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उस लड़की को थप्पड़ मारने ही वाला था, पर तभी फेंग ने वहाँ आकर अपना स्पीयर ज़ेंग शाओ की गर्दन पे रख दिया था, जिसकी वजह से ज़ेंग शाओ वही रुक गया था। और वो उस स्पीयर को देखते हुए बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उस स्पीयर को देखते हुए उसे पता चल गया था कि ये एक हाई ग्रेड का मैजिक वेपन है, जिसका यूज सिर्फ इमोर्टल कल्टीवेटर्स ही कर सकते हैं। और ये देखकर वो बिना फेंग को देखे उसके सामने झुकते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और ये देखकर फेंग उससे कहता है, ज़ेंग शाओ काफी टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, पर इतने साल गुजर जाने के बाद भी एक बात तुम्हें बिल्कुल नहीं बदली, तुम पहले भी घटिया थे और आज भी घटिया हो। और फेंग को अपने सामने देखते हुए ज़ेंग उससे कहता है, तुम तो उसी जुआरी के बेटे हो ना? मैं मानता हूँ मैं उस वक्त गलत था, प्लीज तुम मुझे उसके लिए माफ कर दो। और ये कहते हुए ज़ेंग शाओ काफी चालाकी से एक तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए फेंग की बॉडी पे लगा देता है। और ये वही तलिस्मैन था जो ज़ेंग ने उस लड़की की बॉडी पे लगाया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। वही ज़ेंग भी चुपचाप पैरालाइज्ड होने की एक्टिंग करता है। और ये देखकर ज़ेंग शाओ खड़ा होते हुए कहता है कि लड़के अब तुम बिल्कुल भी नहीं हिल सकते, ये एक इमोर्टल टेक्निक है जो मेरे सेकंड ब्रदर ने मुझे सिखाई है। और उसके बाद वो फेंग से कहता है, पिछली बार तो तुम मुझसे बच गए थे, पर इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी फेंग बहुत ही इजीली उस तलिस्मैन को अपनी बॉडी से हटाते हुए कहता है कि तुम इस जैसे एक लो लेवल तलिस्मैन से मुझ जैसे एक इमोर्टल कल्टीवेटर को सील करना चाहते थे। और ये कह के फेंग अपनी फायर का यूज करते हुए ज़ेंग शाओ पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पूरे रूम में आग लग गई थी। और उसी के साथ ज़ेंग भी वहीं मारा गया था। वहीं फेंग उस लड़की को उठाते हुए ज़ेंग फैमिली से बाहर आ गया था, जहाँ वो लड़की जिसका नाम जुई था वो फेंग का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। और जुई फेंग से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये मेरी बॉडी है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बॉडी का यूज कर सकते हो। जुई की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, ज़ेंग फैमिली के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब था और मैं वहाँ पे ज़ेंग फैमिली से अपना बदला लेने के लिए आया था, और तुम्हें वहाँ देखकर मैंने तुम्हें भी बचा लिया, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। फेंग की ये बात सुनकर जुई उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। और ये सब कहते हुए फेंग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जुई उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका पाऊँ। जिसपे फेंग जुई से कहता है, तुम बस इतना याद रखना, मेरी जान एक इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर ने बचाई थी और तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, पर अगर फिर भी तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो तुम भी कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, और अब तुम्हें और ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर फेंग उसे कुछ गोल्डन कॉइंस देते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ जुई को पहली ही नजर में फेंग से प्यार हो गया था। अगले सीन में हम ज़ेंग फैमिली के कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो ज़ेंग शाओ वाले रूम की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वो लोग उस आग को नहीं बुझा पाते। ये देखकर वो दूसरा यंग मास्टर जिसका नाम जोए था वो उस फायर को देखते हुए कहता है कि काफी ज्यादा पानी डालने के बाद भी ये आग नहीं बुझ रही, तो इसका मतलब है ये सब किसी इमोर्टल कल्टीवेटर ने किया है। और ये पता चलते ही जोए चलाते हुए कहता है कि एक इमोर्टल कल्टीवेटर होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नॉर्मल ह्यूमन को मारने की? अगर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो तो मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करो। जोए की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, और क्या वो अच्छा था जो तुमने अपने भाई को इमोर्टल लेवल की टेक्निक सिखाई थी, जिसकी मदद से वो औरतों और बूढ़ों को मारता था? और फेंग की ये बात सुनकर जोए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, आज मैं तुमसे अपने भाई की मौत का बदला लेके रहूंगा। और ये कह के वो एक तलिस्मैन का यूज करते हुए स्पिरिचुअल चेन से फेंग को ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर फेंग उन चेन से काफी इजीली बच जाता है। वहीं ज़ेंग फैमिली के गार्ड्स भी फेंग पे अटैक कर देते हैं, पर फेंग उनके अटैक्स को भी बहुत ही इजीली डॉज करते हुए उनके अटैक से उन्हीं पे अटैक कर देता है। और उसके बाद वो जोए से कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। और ये कहकर फेंग वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। वहीं जोए भी एक तलिस्मैन का यूज करते हुए फेंग का पीछा करने लगता है, और उसका पीछा करते करते जो एक बार फिर से एक तलिस्मैन का यूज करते हुए पीछे से फेंग पे अटैक करता है, पर फेंग अपनी शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक से बच गया था। और उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, पर तभी जो एक साथ दो तलिस्मैन का यूज करते हुए एक बड़ी सी स्टोन से फेंग पे अटैक कर देता है, पर फेंग उस स्टोन को अपनी शील्ड से रोकते हुए अपनी पावर का यूज करके उस बड़े से स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी के साथ जो भी वही मारा जाता है, और उसके मरते ही फेंग उसकी स्टोरी रिंग को उठा लेता है, जिसके अंदर से फेंग को एक तलिस्मैन बनाने वाली बुक मिलती है। और उस बुक को देखते हुए फेंग कहता है, तो इसका मतलब है जो फुल इंसेक्ट से था। और उसके बाद फेंग एक बार फिर से उस स्टोरी रिंग को चेक करने लगता है, और फेंग को उस स्टोरी रिंग से एक बहुत ही मिस्टीरियस फ्रेगमेंट मिलता है, जिसे देखकर एक बार फिर से उसका जेड लॉकेट चमकने लगा था। और फेंग उस फ्रेगमेंट को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो अपने पिता के लिए कुछ पेस्ट्रीज लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पहले उसका घर एक झोपड़ी की तरह हुआ करता था, पर अब उसका घर काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। और ये देखकर फेंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि पिछले कई सालों से जब मैं सेक्ट में काम कर रहा था तो तब वो सेक्ट मेरी सारी इनकम को मेरे फादर को भेज रहे थे, और शायद इसी वजह से मेरे फादर ने कार को रिपेयर करवा लिया। और जब फेंग दरवाजे के पास जाता है तो उसे
अपने मॉम डैड की बातें सुनाई देती हैं, जहाँ वो अभी भी फेंग के बारे में ही बात कर रहे थे और वो उसे काफी ज्यादा मिस भी कर रहे थे। और तभी फेंग के पिता उसकी मॉम से कहते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा कब वापस आएगा, पर जब वो वापस आएगा तो मैं उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर फेंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो समझ जाता है कि अगर मैं अपने पिता से मिला तो वो मुझे कभी वापस नहीं जाने देंगे। इसलिए वो उस डोर पे ही झुकते हुए अपने पिता से माफी मांगते हुए कहता है कि हम दोनों के लिए यही अच्छा है कि हम दोनों कभी ना मिले और अब से आपका और मेरा ये रिश्ता यही खत्म होता है। अब मुझे समझ आ रही है गॉड्स और ह्यूमंस अलग अलग क्यों रहते हैं। और ये कहते हुए फेंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर तभी फेंग की मॉम उसके पिता से कहती है मुझे लगता है बाहर कोई गेस्ट आया है। और जैसे ही फेंग का पिता बाहर आता है उसे वहाँ पे वही पेस्ट्री वाला बॉक्स देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। अगले सीन में हम ज़ोई को एक जंगल के अंदर देखते हैं और उस जंगल में आज काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा रेड स्पिरिचुअल फ्लावर आता है जो ज़ोई को अपने अंदर ले लेता है। और जैसे ही ज़ोई उस फ्लावर के अंदर जाती है ज़ोई बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो स्पिरिचुअल फ्लावर ज़ोई को वहाँ से लेकर चला जाता है। और आशन अपनी ब्लैक मैजिक पावर का यूज करते हुए उस बचे हुए लास्ट डिसेबल को भी मार देता है। और तभी वहाँ पे मास्टर हन आ जाते हैं जो लियो जियान सेक्ट के एल्डर थे। वो शन से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इन लोगों की मौत कैसे हुई, जिसपे शन मास्टर हन को बताता है मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तभी मैंने इन लोगों को यहाँ पे मरा हुआ देखा। शन की ये बात सुनकर मास्टर हन उनकी डेड बॉडीज को चेक करने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए शन मास्टर हन पे भी अटैक कर देता है और मास्टर हन उसके अटैक से बच गए थे। ये देखकर शन एक के बाद एक कई सारे अटैक्स मास्टर हन पे करता है, लेकिन मास्टर हन भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। शन का कोई भी अटैक उन्हें छू तक नहीं पा रहा था और शन के अटैक्स को देखते हुए मास्टर हन समझ गए थे शन डीमन सेक्ट का जासूस था। और तभी शन अपने डीमन सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम लियो जियान सेक्ट के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो शन के बारे में ही बात कर रहे थे और उनमें से एक लड़का कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ब्रदर शन रियल में डीमन सेक्ट से थे। और तभी वहाँ पे फेंग भी आ जाता है जो उन लोगों की बातें सुनते हुए उनसे कहता है तुम लोगों को जरूर ब्रदर शन को लेकर कोई गलतफहमी हुई होगी, जिसपे वो लड़का फेंग से कहता है क्या तुम्हें मास्टर हन पे यकीन नहीं है, क्योंकि मास्टर हन ने हमें ये बताया था। ये सुन के फेंग उनसे कहता है आखिर ब्रदर शन ऐसा क्यों करेगा और हमारे सेट के डिसाइबल्स को मारकर उसे क्या मिलेगा, जिसपे वो लड़का फेंग को बताता है कि 3 महीने बाद क्लैन रैंकिंग टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें सिर्फ 10 डिसाइबल्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा और वो 10 डिसाइबल्स बैटल ऑफ स्पिरिट स्टोन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि हर 2 सालों में एक बार होती है। और जो भी इस बैटल को जीतता है उसे एक फाउंडेशन पिल दी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल होती है। और इसी वजह से शन हमारे सेट के डिसाइबल्स को मार रहा है ताकि वो इजीली बैटल ऑफ स्पिरिट स्टोन को जीत जाए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फेंग को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा था। तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए खुद से ही कहता है अगर मैं सेट से बाहर नहीं गया होता तो क्या ब्रदर शन मुझे भी मार देते। और ये सब सोचते हुए वो खुद से ही कहता है छोड़ो इन सब बातों को, फिलहाल मुझे अपनी पावर बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, पर मेरी तो स्पिरिचुअल रूट्स भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसी वजह से मैं अभी उस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और अगर मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं उस फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। और तभी वहाँ पे मास्टर फाइव आते हैं और ये देखकर फेंग भागते हुए उनके पास जाता है, पर फेंग मास्टर फाइव से कुछ कहता उससे पहले ही मास्टर फाइव उससे कहते हैं मैं जानता हूँ तुम उस फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को हासिल करना चाहते हो, पर तुम्हारे करंट कल्टीवेशन लेवल को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम टॉप 10 में आ पाओगे। पर तुम फिक्र मत करो, अब मैं अपना पूरा फोकस तुम्हारी ट्रेनिंग पे दूंगा, इससे तुम जल्द से जल्द वेपन रिफाइनिंग के मास्टर बन जाओगे। और उसी के साथ मैं क्लैन मास्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल दे। मास्टर फाइव की ये बात सुनकर फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है मास्टर मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा जिससे आपका सर फखर से ऊंचा हो जाएगा। अगले सीन में आप फेंग को देखते हैं जो तलिस्मैन बना रहा था और तभी उसके लॉकेट से एनर्जी निकलकर उस तलिस्मैन के अंदर चली जाती है, जिससे उस तलिस्मैन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फेंग जब भी कोई तलिस्मैन या वेपन बनाता था तब उसमें उसके लॉकेट की एनर्जी भी मिल जाती थी, जिससे उस चीज की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। और सिर्फ इस लॉकेट की वजह से अब मेरे तलिस्मैन बनाने का सक्सेस रेट 80% तक पहुंच चुका है। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो मिस निंग से मिलने के लिए उनके पैलेस में आया हुआ था और मिस निंग भी फेंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तभी फेंग मिस निंग को बताता है कि मैं क्लैन रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी। फेंग की ये बात सुनकर मिस निंग उससे कहती है तुम जो भी चाहो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। मिस निंग की ये बात सुनकर फेंग वहाँ पे अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ पे एक बीस्ट की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखते हुए फेंग कहता है ये तो एक डेमोनिक बीस्ट है। फेंग की ये बात सुनकर मिस निंग उससे कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक मिडिल स्टेज का डेमोनिक बीस्ट है जो कि मुझे ऑक्शन हाउस में मिला था। वो डेमोनिक बीस्ट फेंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ये देखकर मिस निंग फेंग को बताती है कि ये एक फोक्स डेमोनिक बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, और अगर तुम्हें ये डेमोनिक बीस्ट इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो तुम इसे रख सकते हो। जिसपे फेंग मिस निंग से कहता है पर अभी इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जिसपे मिस निंग फेंग से कहती है तुम्हें पैसों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम इसे फ्री
टीम में रख सकते हो, क्योंकि अब तो हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो उस डेमोनिक बीस्ट के साथ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ते हुए लियोजियन सेट की तरफ जा रहा था। पर तभी फेंग को वहाँ पे एक डेमोनिक वाला फील होता है और ये फील होते ही फेंग नीचे जंगल में आ गया था, जहाँ सोफी एक डीमन क्लैन के बंदे के साथ फाइट कर रही थी। और तभी वो बंदा अपनी डीमन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए सोफी पे अटैक कर देता है। पर फेंग ने टाइम रहते ही सोफी को बचा लिया था और फेंग को वहाँ देखकर सोफी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फेंग शायद यहाँ पे उसे बचाने के लिए आया है। और तभी वो डीमन क्लैन का बंदा उन दोनों पे अटैक कर देता है, पर फेंग उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने तलिस्मैन की मदद से उस डीमन क्लैन के बंदे को स्पिरिचुअल चेंज में जकड़ लेता है। ये देखकर सोफी फेंग की तारीफ करते हुए उससे कहती है, अब तो तुम्हारा एक और एहसान मेरे ऊपर हो गया है, तो अब तुम बताओ मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। जिसपे फेंग सोफी से कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, पर आप यहाँ क्या कर रही थी और इस डीमन क्लैन के बंदे ने आप पे अटैक क्यों किया। जिसपे सोफी फेंग मिंग को बताती है कि मैं क्लैन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करके वापस आ रही थी, पर तभी इस बंदे ने पीछे से मुझ पे अटैक कर दिया, पर शुक्र है तुमने वक्त रहते यहाँ आकर मुझे बचा लिया। तुम वाकई मेरे एक लकी स्टार हो। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर फेंग भी थोड़ा शर्मा गया था। उसके बाद वो अपने सोल डिवोरिंग बीस्ट को बाहर निकालता है और वो सोल डिवोरिंग बीस्ट जाकर उस डीमन क्लैन के बंदे की सोल को ऑब्जर्व कर लेता है। और तभी वो फॉक्स बीस्ट भी फेंग के पास वापस आ जाता है और फेंग के पास इतने ज्यादा ट्रायल्स देखकर सोफी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और ये देखकर सोफी फेंग से कहती है, मैं सिर्फ कुछ दिनों तक ही तुमसे नहीं मिली, पर इतने कम टाइम में ही तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तुम जरूर क्लैन रैंकिंग टूर्नामेंट में सबको हैरान कर दोगे और मुझे तो लगता है तुम ही उस क्लैन रैंकिंग टूर्नामेंट को जीतोगे। और उसके बाद वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए वापस अपनी क्लैन की तरफ निकल गए थे। अगली सीन में हम उन दोनों को लियोजियन सेट के अंदर देखते हैं और आज सेट के अंदर एक टेस्ट होने वाला था और जो भी इस टेस्ट को जीतेगा उसे बहुत सारे रिवार्ड्स दिए जाएंगे और उसी के साथ 2 साल बाद होने वाले कंपटीशन के लिए भी उसे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मास्टर हम सभी डिसाइबल्स को उनके फर्स्ट लेवल के ओपोनेंट्स के नाम देते हैं और फेंग का ओपोनेंट वही लड़का था जिसकी फेंग के साथ जंगल में फाइट हुई थी। उसके बाद सबसे पहली फाइट सोफी और एक लड़की के दरमियान होती है जो हर टाइम सोफी पे लाइन मारता रहता था और हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी सोफी अपने हाई ग्रेड मैजिक वेपन से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस लड़की को हरा देती है। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स के साथ साथ मास्टर्स भी सोफी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उसके बाद अगली फाइट फेंग और उस लड़के जिसका नाम किंग शुई था उन दोनों के दरमियान होती है। सबसे पहले किंग शुई अपने मैजिक स्पीयर से फेंग पे अटैक करता है, पर फेंग अपने मैजिकल तलिस्मैन से उस अटैक को रोक देता है। ये देखकर किंग शुई एक मैजिकल वेपन से फेंग पे अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए फेंग अपनी शील्ड को बाहर निकालता है। पर किंग शुई का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से फेंग की वो शील्ड भी टूट गई थी। और ये देखकर किंग शुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो इस मौके का फायदा उठाते हुए फेंग पे फायर से अटैक कर देता है। लेकिन फेंग अपने तलिस्मैन का यूज करते हुए अपने लिए एक आर्मर बना लेता है और फेंग उस आर्मर की मदद से बहुत ही इजीली उस फायर से बाहर आ गया था। और ये देखकर सभी मास्टर्स फेंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि किसी भी डिसेबल के लिए इतनी जल्दी एक हाई ग्रेड का आर्मर बनाना इम्पॉसिबल था। वहीं किंग शुई फेंग को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो एक के बाद एक लगातार कई सारे अटैक्स फेंग पे करता है, पर फेंग को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद फेंग अपने मैजिकल स्पीयर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक किंग शुई पे करता है, जिसे किंग शुई झेल नहीं पाता और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और इसी के साथ फेंग ये मैच जीत गया था। और ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि फेंग ने एक 5th लेवल के कल्टीवेटर को हरा दिया। वहीं किंग शुई को भी अपनी हार हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो एक पॉइजनस नीडल से पीछे से फेंग पे अटैक कर देता है और फेंग ने बहुत ही इजीली उस नीडल को पकड़कर उल्टा उसी पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से किंग शुई वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। उसके बाद फेंग की फाइट्स कुछ और भी डिसेबल्स के साथ होती हैं, जिन्हें फेंग ने लेटे लेटे ही हरा दिया था। और फेंग की ऐसी पावर्स देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसी के साथ फेंग इस टेस्ट का फर्स्ट लेवल जीत चुका था। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब फेंग का सामना होंग चैन के साथ होने वाला था। होंग चैन होंग फैमिली का यंग मास्टर था और होंग फैमिली पूरी लियोजियन सेक्ट के अंदर 4th रैंक पे थी, इसलिए अब सबको लग रहा था कि अब तो फेंग मिंग पक्का होंग चैन से हार जाएगा। लेकिन फेंग ने बहुत ही आसानी से होंग चैन को हरा दिया था और ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद अगली फाइट फेंग और मास्टर हन के पोते जिसका नाम शेन वू था उसके दरमियान होती है, जहाँ शेन वू अपनी सोर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक फेंग पे करता है, जिसे रोकने के लिए फेंग एक तलिस्मैन को बाहर निकालता है। लेकिन तभी उसके लॉकेट से एक लड़की बाहर आती है जो अपनी से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करके शेन वू की सोर्ड को तोड़ देती है और उसके बाद वो दोबारा लॉकेट के अंदर चली गई थी। ये देखकर फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो अपने मन में कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस लॉकेट के अंदर एक कितनी प्यारी और पावरफुल लड़की होगी। और फेंग आगे कुछ सोचता उससे पहले ही शेन वू अपनी फुल पावर रिलीज करते हुए फेंग से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो
अपनी स्पीयर में थंडर पावर ट्रांसफर करके फेंग पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और उसके बाद वो अपनी स्पीयर से फेंग पे अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए फेंग ने भी अपने तलिस्मैन को बाहर निकाल लिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।